होकर तंग शुरू की जंग, कहीं घेराव कहीं टकराव। मांग मनमानी वर्सेस मनमानी। बापू का हथियार आज कितना धारदार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं जेपी शर्मा, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। महात्मा गांधी को दुनिया से गए 7 दशक से ज़्यादा हुए, लेकिन गांधीवाद अजर अमर प्रतीत होता है। गांधी ने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का और लोगों की बात सत्ता तक पहुंचाने का जो प्रयोग किया था, जो नुस्खे काम में लिए, वो अपने आप में अनूठे थे। इन नुस्खों ने हिंदुस्तान को उस ब्रिटिश राज से मुक्ति दिला दी जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि क्या अब गांधी का दिया वो आंदोलन नाम का हथियार उतना कारगर है जितना 7 दशक पहले था? इसका जवाब नहीं और हाँ दोनों में है। देश में स्थानीय मुद्दों के अलावा ज़्यादातर आंदोलन बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर हुए हैं जिनमें आंदोलन करने वाले बदलते हैं, आंदोलन वहीं खड़ा रहता है। सत्ता में जाते ही सत्ताधारी दल को सरकार की सीमाएं और व्यवस्थाएं दिखने लगती हैं और सत्ता गंवाने वाले दल की याददाश्त लौटती है। उसे वो ही पुराने मुद्दे फिर याद आ जाते हैं। उस मायने में आंदोलन की प्रासंगिकता पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन कई सफल आंदोलनों ने इस परंपरा को भी जिंदा रखा है और इसमें लोगों के विश्वास को भी। आज इस पर चर्चा करेंगे प्राइम डिबेट में इन सवालों के जरिए कि आंदोलन का गांधी पैटर्न आज कितना कारगर है। लक्ष्य को क्यों हासिल नहीं कर पाते ज्यादातर आंदोलन? और क्या आंदोलन के जरिए कुर्सी की चाहत इन आंदोलनों की विफलता का कारण है? बीएम शर्मा साहब हैं हमारे साथ, गांधीवादी विचारक हैं आप। सुनील जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मुकेश जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। बीएम शर्मा साहब, पहले आपके पास आ रहा हूँ। गांधी के इस दुनिया से चले जाने के बाद चिपको आंदोलन जैसे और जेपी आंदोलन जैसे मूवमेंट हुए जिन्होंने कामयाबी हासिल की, और राम जन्मभूमि से लेकर और किसान आंदोलन तक देख लीजिए, बहुत सारे आंदोलन ऐसे हुए जो नाकाम रहे। क्या फर्क देखते हैं इन आंदोलनों की सफलता और असफलता के पीछे? देखिए, महात्मा गांधी ने उत्पीड़न, अन्याय और अपने अधिकारों की मांग के लिए एक ऐसा रास्ता सुझाया था जिसको सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। जी। सत्याग्रह के लिए उन्होंने जो शर्तें रखी कि किस प्रकार का व्यक्ति सत्याग्रह कर सकता है, हाँ। किन परिस्थितियों में सत्याग्रह किया जा सकता है और सत्याग्रह के लिए किस तरह का वातावरण होना चाहिए, वो वातावरण आज समाप्त हो गया शर्मा जी। स्थिति यह है कि आज सत्याग्रह के लिए जो नैतिक बल होना चाहिए, जो सत्य का बल होना चाहिए, जो अहिंसा होनी चाहिए, जो सत्य के आधार पर जो बातें आप करना चाहते हैं, उसके आधार पर आप जो आंदोलन करना चाहते हैं, वो गायब हो चुका है। जिस तरह की स्थितियां स्वतंत्रता के बाद आई, हाँ। उसमें गांधी ने जो रास्ता सुझाया था, तो ये तो कर लिया कि हम अपनी मांगों के लिए सत्याग्रह करेंगे, लेकिन सत्याग्रह के लिए जो स्तर होना चाहिए, चाहे आंदोलनकर्ता का और चाहे सरकार का, दोनों तरफ वो स्थिति, वो आदर्श नहीं है जिसकी बात गांधी ने की थी। गांधी कहते हैं, और इसीलिए आप देखिए, चूंकि गांधी भी आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन, उसमें हिंसा आ गई और इसलिए चोरी चोरा की घटना के बाद में आंदोलन लेना पड़ा। इसलिए गांधी इस बात पे जोर देते थे कि सत्याग्रह के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप सत्याग्रहियों को तैयार करें, और इसीलिए गांधी ने अपने आश्रमों में सत्याग्रहियों को तैयार किया। जो दांडी यात्रा के समय जो आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके लिए साबरमती आश्रम में लोगों को तैयार किया गया और उन 78 लोगों की सहायता से उनके साथ आंदोलन गांधी ने किया, जिन लोगों को उन्होंने साबरमती आश्रम में आंदोलन के लिए तैयार किया था। तो एक बात बताइए बीएम शर्मा जी, इस लिहाज से फिर आज तो उन आंदोलनों को उस स्वरूप में वापस लौटाना तो बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। जी, ये स्थितियां आ गई, मतलब हम ये माने
कि जो तौर तरीके बदल गए हैं उनका वापस उसी पुराने पैटर्न पर आना करीब करीब नामुमकिन है। तो ऐसी स्थिति में क्या मानकर चलें? देखिए, केवल आंदोलन करना, क्योंकि सत्याग्रह के बहुत सारे माध्यम हैं, बिल्कुल, जिनमें असहयोग भी है, सविनय भी है, धरना भी है, बहिष्कार भी है, उपवास भी है। लेकिन केवल गांधी को आप सत्याग्रह करने के लिए धरना देते हैं, लेकिन गांधी ने जिस तरह का वातावरण सुझाया था वो कहां है? आज आंदोलन कर रहे हैं, आपकी मांग अगर ठीक भी है, जैसे किसान यहां महीनों से रोड पे बैठे हैं, एक डायलॉग, क्योंकि समस्या के समाधान के लिए लोकतांत्रिक जो तरीका है, आपस में आप बैठे और एक संवाद के माध्यम से आप समस्या का समाधान करें। संवाद अगर नहीं है तो समस्या का समाधान कैसे होगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर आप समाधान चाहते हैं, बातचीत करते हैं, वार्ता करते हैं, संवाद करते हैं, इससे पहले आप शर्त लगा देते हैं कि नहीं, ये शर्त है कि जो कानून बना है उस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। इसके माने यह देखिए कि सत्याग्रह के लिए जिस तरह की परिस्थितियां सत्याग्रहियों की तरफ से होनी चाहिए और जिस तरह की स्थिति सरकार की तरफ से होनी चाहिए, दोनों तरफ से एब्सेंट है। लेकिन अगर सत्याग्रही, जैसे वर्तमान समय में किसानों की समस्या है, गांधी ने 1916 में, जैसे गांधी 1915 में आते हैं साउथ अफ्रीका से जी, और उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे पहला भाषण दिया था और वो किसानों और मजदूरों की समस्या पे दिया था, क्योंकि किसी भी समाज का सबसे बड़ा आधार किसान है, क्योंकि वो आपके लिए अन्न पैदा करता है, आपको पालता है, पोसता है। तो अगर उनकी समस्या है तो सरकार को एक सकारात्मक कदम उठाते हुए, संवेदनशीलता दिखाते हुए वार्ता करनी चाहिए और उस वार्ता के माध्यम से समस्या का समाधान करना चाहिए। अब आप वार्ता नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा? सुनील शर्मा जी, सुना आपने डीएम शर्मा जी को। अब चलिए इस आंदोलन की बात को किसान आंदोलन के संदर्भ में फिलहाल देख लेते हैं, आगे डिबेट में दूसरे पहलुओं पर जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब आप कहें कि सत्याग्रह है ये मेरा और मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, उसी को स्वीकार करो, तो फिर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि आपको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि आप रास्ते रोक दें, लोगों का जीना आप अनंत काल तक के लिए मुहाल कर दें। तो फिर उनका समर्थन क्यों होना चाहिए? ये बात भारतीय जनता पार्टी बार बार आप पर हमले करती है, बार बार आपकी पार्टी पर आरोप लगाती है कि आपको तो गांधी का बड़ा पोषक होना चाहिए था ना। देखिए, बात एक है, पहली बात तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, गांधी तब भी प्रासंगिक थे, गांधी आज भी प्रासंगिक है, गांधी भविष्य में प्रासंगिक होंगे। गांधी के जो आंदोलन है उनकी प्रासंगिकता के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि गांधी एक ऐसे है, एक शाश्वत विचार है। गांधी एक विचार है। एक मिनट आपकी बात में एक बात जोड़ दूंगा सुनील जी, हम यहाँ उसकी प्रासंगिकता पर नहीं कर रहे हैं विचार विमर्श, हमारे विमर्श का विषय है उसकी सफलता और असफलता का जो प्रतिशत था वो कैसे बदल गया। आप ही की बात पे आ रहा हूँ जी। गांधी की जो बुनियादी बात थी वो बुनियादी बात ये थी कि पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़ा हुआ इंसान है, अगर वो बेनिफिटेड नहीं हो रहा, अगर उसको लाभ नहीं हो रहा, तो सरकार की वो जो पॉलिसीज है, सरकार का वो जो काम है, वो अपने आप में अप्रासंगिक है। अब प्रश्न एक है, किसानों के लिए एक कानून बनाया जाता है, किसान उससे असहमत है, वो उसके अंदर अपने भलाई नहीं देख रहे। मगर यहाँ एक प्रश्न एक है कि जो सरकार वर्तमान में है, पहली बात तो वो गांधीवादी नहीं है, वो मैं क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूँ, वो गोडसेवादी है। तो जो जिनके गांधी के विचार के अंदर आस्था नहीं हो, अनास्था हो, जो गांधी के लिए एक एंटीपैथी रखते हो, जो गांधी के फिजिकल एक्सटिंक्शन के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हो, आज दुर्भाग्य से सरकार उनके पास है। और जब सरकार के स्कैनर के ऊपर केवल पूंजीपति लोग हों, केवल अरबपति लोग हों, खरबपति लोग हों, तो वो बेचारा किसान जो वहाँ पे बैठा हुआ है वो उनके निगाह में आएगा नहीं, उनकी दृष्टि में नहीं आ रहा। ये अपने आप में एक दुर्भाग्य की बात है। अगर अंतहीनता आ गई है आंदोलन की, तो उसके लिए जितने किसान रिस्पॉन्सिबल है, उससे ज्यादा कहीं सरकार है। सरकार को उनसे संवाद करना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। और बातों से पहले अगर आप ये शर्त रख देंगे, देखिए अगर उन शर्तों की बात की जाए तो फिर तो गांधी का कोई भी आंदोलन अंग्रेजों के जमाने में प्रासंगिक नहीं हो सकता था। मगर प्रश्न एक है कि अंग्रेजों के दौर के अंदर गांधी इरविन से समझौता कर सकते थे, मगर आज किसान अपने ही देश के अंदर बेगाने हो गए। आज किसान उस सरकार से लड़ रहे हैं जो सरकार उनको सुनना नहीं चाहती, जो सरकार उनसे बातचीत नहीं करना चाहती। और रही बात ये, आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जिस ढंग से संस्थानों का जो जितने भी हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है, उन इंस्टीट्यूशंस का जो पिछले सालों में जो संवर्धन हुआ है, उसके चलते कोई भी कुछ कह रहा है, ये अलग बात है। मगर कहीं ना कहीं सरकार की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसानों से बात करे और उस आंदोलन को, जिस आंदोलन की बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान का रिपब्लिक खड़ा है,
हमारा लोकतंत्र खड़ा है। उन आंदोलनों को कम से कम उनकी अच्छी मांगों के ऊपर बात की जानी चाहिए थी, उनसे चर्चा की जानी चाहिए। अब भी सरकार को तत्काल अपनी पहल लेनी मुकेश चाहिए पारिक और रिस्पॉन्ड बात करिए, करनी मुकेश पारिक रिस्पॉन्ड करिए। सुनील शर्मा जी को सुना होगा आपने। हेलो मुकेश जी, सुन रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। जी जी। देखिए, एक तो सुनील शर्मा जी ने एक बात बोली हाँ कि सरकार किसानों से वार्ता नहीं कर रही। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सरकार आज भी ये कह रही है कि नहीं, हमारे उससे ज्यादा वार्ता के महत्वपूर्ण द्वार बात सुनील जी ने खुले ये बोली, हैं। और मुकेश अब जी सुनिए तो, इन्होंने ये बोली सरकार 11 बार बातचीत कर चुकी, बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। ये तो मैंने सवाल किया ही था। किसानों ने ये कर रखा है कि नहीं कानून वापस लो, इससे कम पर कोई बात ही नहीं करनी। सवाल ये है, हम थोड़ा सा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। इन्होंने कहा कि गांधीवादी अगर सोच सरकार की होती, सरकार के कामों में झलकती, तो वो बहुत जगह दिख जाती। इस तरह की चीजें सामने आती ही नहीं। मुकेश पारिक जी, सरकार की सोच गांधीवादी है, उसके कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसानों की बात करें, आपने अभी सामने कहा, ये भी एक बात है कि हम किसानों से हम हर समय तैयार है वार्ता करने के लिए। मैं आपको 2 एग्जाम्पल शर्मा जी देना चाहूंगा। शाहीन बाग का एक आंदोलन हुआ, दिल्ली के बीचों बीच हुआ, और जब अपने आप को गांधीवादी कहने वाली कांग्रेस उस शाहीन बाग के आंदोलन को समर्थन दे रही थी, और उस शाहीन बाग ने दिल्ली की जनता को पूरी को अस्त व्यस्त कर दिया। क्या वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था? किसान आंदोलन की जब हम बात करते हैं, सरकार ने बार बार कहा है कि वार्ता के द्वार खुले हैं, और जो ये आंदोलन में जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि किसानों को भ्रमित इतना करने के बावजूद कांग्रेस के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, और जो तथाकथित किसान नेता बने हुए हैं उनके द्वारा, उसके बावजूद आज देश का अधिकांश किसान इस सरकार के साथ है और इस आंदोलन के साथ नहीं है। आज आप देखिए, किसानों के लिए इस सरकार ने जितने काम किए आजादी के बाद से लेके आज तक उतने काम नहीं हुए जितने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए काम किए। चाहे आज एमएसपी की दरों की बात हम करें, चाहे यूरिया के लिए किसानों को डंडे खाने पड़ते थे, बात नीम सिर्फ कोटेड किसानों की नहीं यूरिया है बना मुकेश जी। के बात यह है, हम आज आंदोलनों की किसानों को प्रासंगिकता, सफलता असफलता की बात करें मुकेश जी, और आपकी पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि कुछ लोग हैं ही आंदोलनजीवी, आंदोलन करेंगे ही, हम क्या करें, क्यों सुने उनकी, यही भाव निकलता है ना इसका। ऐसी स्थिति में हम कैसे समझें, आम आदमी कैसे समझे कि ये तो आंदोलनजीवियों का आंदोलन है और ये जेन्युइन जो आंदोलनकारी हैं उनका आंदोलन है, ये सत्याग्रह है? कैसे समझे आप लोग, कैसे समझते हैं इसको? आम जनता नहीं जुड़ती हो, जिस किसान आंदोलन में देश का आम किसान नहीं जुड़ा हुआ हो, वो निश्चित रूप से हम दावा कर सकते हैं कि अब वो लोग जो हठधर्मिता जिसने इसको राजनीतिक रूप दे दिया है। आज आप देखिए, हाईवे पर रोक रखा है इन्होंने रास्ता, कितना पेट्रोल कितना डीजल जल रहा है, कितने लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन ये आज कई गांव के लोगों ने आंदोलन किया कि इनको यहाँ से हटाना चाहिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने संयम बरता है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है, जिस प्रकार से आंदोलनकारियों को बार बार बुला के वार्ता की जा रही है, उसके बावजूद अगर ऐसी हठधर्मिता है तो मैं ये मानूंगा कि ये आंदोलन किसानों के हित के लिए नहीं है। ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को झुकाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया आंदोलन है। आज हम केवल किसान आंदोलन तक बात नहीं कर रहे मुकेश जी। सवाल यहाँ ये आता है सुनील जी, देखिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा प्रो हिंदू होने का, ध्रुवीकरण करने का, दक्षिणपंथी, चरम दक्षिणपंथी राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। और आपकी पार्टी की जब सरकार होती है, देश में राम मंदिर को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कपिल सिब्बल पैरवी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ। राम सेतु की बात होती है तो उसमें आपकी पार्टी का उसको काल्पनिक बता देती है। CAA को लेकर प्रदर्शन हो तो कांग्रेस उसके समर्थन में, 370 के खिलाफ आंदोलन हो तो उसके कांग्रेस समर्थन में, आज जब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो कांग्रेस उसके समर्थन में। तो जो आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, क्या उसके विपरीत वही मिलते जुलते आरोप आपको नहीं झेलने पड़ेंगे क्या सुनील जी? नहीं, देखिए बात एक है कि एक बार एक बहुत पुरानी बात है, नेहरू जी के सामने आवाज लगी भारत माता की जय, तो नेहरू जी ने उसके बाद कही थी, वो मैं वापस से दोहराना चाहता हूं कि 140 करोड़ लोगों की जो बहबूदी है उसकी समृद्धि में ही भारत माता की जय है। अगर आप एक वर्ग विशेष को आइसोलेट करना चाहते हैं, उनको आप मार्जिनलाइज करके अगर आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं कि भारतीय संविधान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। अगर आप हिंदू और मुसलमान के अंदर विभेद कर रहे हैं या किसी भी जाति धर्म में विभेद कर रहे हैं,
तो आप पक्का मान लीजिएगा कि आप थॉट ऑफ इंडिया, जो भारत का जो मूलभूत विचार है, जो वसुधैव कुटुंबकम का विचार है, आप उसके खिलाफ बात करें, जो भारतीयता की बात करते हैं। और फिर आप जब विभेदकारी बातें करते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बात इंपॉर्टेंट है, और वो है साध्य और साधन दोनों की पवित्रता। हमें सत्ता तो चाहिए, मगर ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जो एक वर्ग विशेष के खून से सनी हुई हो। खून से सनी हुई अगर सत्ता मिलती है तो कांग्रेस ऐसी सत्ता को कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और हम ऐसी 100 सत्ताओं को कुर्बान कर देंगे। रही बात राम मंदिर की, तो आप ये मत भूलिएगा, राम मंदिर का ताला भी राजीव गांधी जी ने ही खुलवाया था, और जब उसको लेके वोटों का खेला जाने लगा तो कांग्रेस उसके खिलाफ है। कल भी थी, आज सुप्रीम भी कोर्ट के खिलाफ। दरवाजे से ही रास्ता निकला उसका, ना आप उसका श्रेय लीजिए ना मुकेश पारिक को उसका श्रेय लेना चाहिए। नहीं, मगर वो एक तथ्य बाकी है, किसने तथ्य कितना है। सड़कों पर संघर्ष किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब लोग जानते ही हैं। महेश शर्मा जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको मेरी? आ रही है। दो तरह के आंदोलन हमारे देखने में आते हैं। एक तो वो जैसे महंगाई और बेरोजगारी, जिसमें 5 साल तक सुनील जी सड़क पे थे और मुकेश पारिक जी सत्ता में थे। अब मुकेश जी आजकल सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, सुनील जी अपनी व्यवस्थाएं गिना रहे हैं। यहाँ की बात हो रही है राजस्थान की, और केंद्र के संदर्भ में इसके उल्टा समझ लीजिए। ये आंदोलन तो अजर अमर आंदोलन है। इसको तो आप यूँ समझ लीजिए, आज किसी ने बहुत बेहतर बात इसको लेकर के कही कि जैसे मंदिर में चढ़ने वाला प्रसाद घूम फिर के वापस उसी दुकान पे आ जाता है, फिर चढ़ जाता है, वैसे ये तख्तियां विरोध की और हाय हाय की तख्तियां दुकान में रखी जाती हैं, फिर उसको दूसरी पार्टी ले लेती है 5 साल बाद। तख्तियां अपनी जगह यूं ही रहती हैं, अजर अमर हैं वो तख्तियां। तो इस तरह के आंदोलन अपनी जगह, या फिर किसी कॉज को लेकर के किसी एक विशेष वर्ग द्वारा जो आंदोलन किया जाता है, उसमें बहुत सारे आंदोलन सफल रहे हैं, उसमें सफलता का प्रतिशत कहीं बड़ा है। तो इन दोनों के हवाले से हमको ये समझने की जरूरत नहीं है क्या कि नाकामी के कारण अगर ढूंढे जाएं तो उसमें मुद्दों की बात भी आएगी, जो एजेंडा है उसकी बात भी आएगी। आपकी नज़र कहाँ है? इस आंदोलन के गर्भ से एक नया नेता तो नहीं पैदा होना चाह रहा, प्रश्वातुर तो नहीं है, ये बात भी देखनी पड़ेगी। ये तमाम बातें भी दृष्टिगत रखी जानी चाहिए ना महेश जी? बिल्कुल। देखिए, मैं जहाँ तक समझते हैं कि लोकतंत्र में आंदोलन होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जनता की जागरूकता का भी एक प्रतीक है। साथ साथ ही इसके मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि आंदोलन का उद्देश्य क्या है, और उसको उस उद्देश्य के लिए, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो या सामाजिक हो, जिस तरह के भी, उनको कैटेगराइज करके और उसके उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयास करने चाहिए। अब इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आंदोलन कर रहा है और जो आंदोलन के जो का हल निकालने वाला व्यक्ति है या एक एजेंसी है, उसे आपस में लचीलापन रखना चाहिए, एक दूसरे की भावनाएं, एक दूसरे के उद्देश्य को समझना चाहिए और समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब रहा सवाल आंदोलन का तरीका क्या होना चाहिए, तो आंदोलन जिस हक को, अधिकार को लेकर के तो बात होती है, लेकिन हमारे पूर्वाग्रह भी होते हैं। उस पूर्वाग्रह के पीछे उन उद्देश्यों को दूर करने की आवश्यकता, उनके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। क्या ये राजनीतिक उद्देश्य तो प्राप्ति के लिए नहीं है, या किसी मतलब क्या जो मौजूदा जो शासनिक या प्रशासनिक व्यवस्था है उसके खिलाफ तो आंदोलन नहीं हो रहा है। जो अगर ये भी समय के अनुसार समय समय पे जो भी है, जो नए नए निर्णय लिए जाते हैं, नए नए उनके मतलब उसके मकसद होते हैं, आवश्यकताएं होती है, तो ऐसी सूरत में आंदोलनकर्ताओं को ये भी देखना चाहिए कि क्या वो आम जनता उससे परेशान तो नहीं हो रही है। स्थिति ये होती है, सरकारी संपत्ति को भी आप दांव पे लगा देते हैं आज की तारीख में। क्या जैसे आरक्षण का यही किया जाता है। जी हाँ, ये जो आप एक सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाते हैं, और जो कार्य जो सरकार का या मतलब और आज जैसे जनता का काम है, जनता के काम में मतलब क्या होता है, बाधा भी उपस्थित करते हैं। जब चीजें, जब तक आंदोलन सही और उसको समर्थन तभी मिलता है जब वो जनता को साथ ले। ये नहीं कि जनता के जो उसको मतलब क्या कहते हैं उसके सामने समस्याएं पैदा करें। जनता की सुविधा की, जनता की रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसकी कीमत पर प्रशासन का या सरकार का ध्यान खींचने के चलन की प्रधानता है आजकल आंदोलन में। सही कह रहे हैं आप। बीएम शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा, आपने आंदोलनों के तौर तरीके सत्याग्रही तैयार करने की आपने बात की थी। आज तो टूल किट तैयार होते हैं, टॉप ट्रेंड में किसी चीज़ को कैसे लाया जाए ये तैयार होता है। अभी 7 जो दशक हुए हैं उसी में इतनी सारी चीज़ें बदल गई हैं। आने वाले वक्त में तो तकनीकों से ही आंदोलन होंगे मुझे लगता है, और तकनीकों से ही सत्याग्रह होंगे। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है क्या, जो आप पवित्रता की बात आप कर रहे थे उसको कायम रखने के लिए? देखिए शर्मा जी, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं चूंकि बातचीत किसान आंदोलन पे चल रही थी, तो
तो एक तो ये निवेदन है मेरा जी कि किसान के हित के लिए कानून बना। अब जो किसान जिसके हित के लिए कानून हो, कहते हैं हमको कानून की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस कानून में बदलाव जरूर। हाँ, कानून बनाते समय जिस वर्ग के लिए आप कानून बनाना चाहते हैं उसको तो कंसल्ट कीजिए। वो वर्ग कह रहा है हमको इस प्रकार के कानून चाहिए नहीं, तो ये क्या हठ धर्मिता नहीं है? इसलिए गांधी जो आंदोलन का रास्ता सुझाता है, वो आंदोलन का रास्ता इस तरह की स्थिति में सुझाता है कि जिस वर्ग के लिए आपने कोई काम किया है वो वर्ग ही नहीं चाहता। मुकेश पारीक कह रहे हैं कि केवल हरियाणा और पंजाब के किसानों को आप पूरे देश के किसान मानेंगे देखिए, क्या? ये बार बार आपकी जो बात है किसानों पर आ रही है, क्या पूरे देश के किसान के लिए को कानून आप बना रहे कुछ हैं। भी अंग्रेजों का लगातार यही कहना था कि हम सब किसानों भारत को सब भी बनाना चाहते हैं, तो वो ठीक था क्या? ठीक है, अब जरा उस पर आइए बीएम नहीं, शर्मा जी, जो मैंने आपसे सवाल किया। लेकिन अंग्रेजों को जो उनकी एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी, वो जो आंदोलन चलता था उस आंदोलन को अगर उनको कन्विंस किया जाता था तो उसको मानते थे। आज तो भारत की सरकार है, भारत की सरकार के सामने जिन मुद्दों को रखा जा रहा है उन मुद्दों को सुनने के तैयार नहीं है। किसान कहते हैं कि हमको इस तरह का कानून नहीं चाहिए। तो आप जब जो जिस वर्ग के लिए कानून बना रहे हैं उस वर्ग को कानून चाहिए, तो आपकी क्यों इतनी हठधर्मिता है कि आप उस कानून को बना के ही रहे? आप उसमें उनके साथ बैठाकर किस तरह से और समस्या का समाधान हो सकता है इस पर विचार करना चाहिए। तो दोनों वर्गों को बैठकर, जैसा मैंने निवेदन किया कि दोनों वर्गों को बैठकर संवाद के माध्यम से, आपसी बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।